Hello everyone, welcome back after the break. Now the next article is Chief Election Commissioner and other Election Commissioner appointment, conditions of service and terms of office bill 2023. इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलना होगा वेयर देयर इज टसल बिटवीन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनूप वर्णवाल केस वर्सेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस न्यू बिल। तो आइए समझते हैं इस आर्टिकल को। एज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव वहाँ की जनता द्वारा होती है एंड आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं बाय गिविंग वोट इन द फॉर्म ऑफ MP and MLA, and these MP and MLA are the part of legislature and executive. लेजिस्लेचर हमारे लिए लॉ बनाती है एंड इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बट एट एनी सिचुएशंस इफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, नॉट डूइंग वेल, then we have right to change the government, change the representatives, change the entire legislature. And for these purposes, our constitution makers made the body called election commission. एक ऐसी बॉडी जिनका काम है देश में इलेक्शन की डेट को अनाउंस करना, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द प्रॉपर मैनर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। इट डिटरमाइंस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इट प्रिस्क्राइब्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। एज इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसके इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इट्स फंक्शनिंग के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दैट इज ऑल द पावर इट इज गेन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। यह बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्री दैट इज सॉवरेनिटी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये इंश्योर करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहे, सेपरेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। यह प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ सिटीजन। इट मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन गवर्नेंस सिस्टम। We have many constitutional bodies like President, Vice President, Parliament, Supreme Court, Finance Commission, Election Commission, GST, National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for Backward Caste, Special Officer for Linguistic Minorities, UPSC and State Public Service Commission, Attorney General of India, Advocate General of India। ये सभी हमारे देश की प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। जब हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखें तो एक मिनट थोड़ी सी हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बियॉन्ड भी दो बॉडी होती है जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसे पार्लियामेंट ने बाय इनेक्टिंग लॉज वो बॉडी क्रिएट किया हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। So, statutory body are established by the acts of parliament or state legislature to fulfill a specific purpose. It is also known as non-constitutional body. It takes decision on the behalf of government. Example जैसे मान लो सेबी है, तो सेबी को by the act of parliament 1992, सेबी एक्ट 1992, हमने सेबी बॉडी बनाया and सेबी is a statutory body. And third types of body is called quasi-judicial body. It is judicial in nature, जो कि न्याय देने का काम करता है so that fastest disposal of case हो and expert of particular sector gives his opinion in the judgment. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट ने क्रिएट किया NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। So if you violate environmental law then this body punishes you.
जैसा कि आपने देखा कि क्वासी जुडिशियल बॉडी को भी पार्लियामेंट ही क्रिएट करता है, सो यू कैन ऑल्सो कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी एज अ स्टेट्यूटरी बॉडीज. नाउ रिटर्न टू आवर इलेक्शन कमीशन एंड करंट अफेयर्स पार्ट. सो इंट्रोडक्शन क्या था इलेक्शन कमीशन का? तो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनका काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी डन इन आवर कंट्री. इट हैज़ पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. और किसका इलेक्शन करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, दैट इज फर्स्ट फॉर पार्लियामेंट, सेकेंड फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड वन इज प्रेसिडेंट एंड फोर्थ वन इज वाइस प्रेसिडेंट. ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन नहीं करवाता है. इस इलेक्शन के लिए हमारे पास पार्टिकुलर स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इसको कंडक्ट करती है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन. ये जो इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस इंस्टीट्यूशन को चलाने की जिम्मेदारी 3 पर्सन को देती है, और वो 3 पर्सन है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर. प्रेजेंट टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट में ये चला कि इन तीनों की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए. यदि हम इसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेस करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सा ये लाइन लिखा हुआ था क्या, कि प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को. तो फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ मतलब क्या कि फ्रॉम 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है एंड 2015 तक ये कहानी चल रही थी, सिंपल सी कहानी थी. लेकिन इस बीच में किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी जो सेकेंड प्रोविजंस थी, इस प्रोविजन को किसी ने ध्यान से देखा नहीं, और यदि देखा होगा तो बट इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट. मतलब आम भाषा में ये है कि इन तीनों की जो अपॉइंटमेंट करेगी तो प्रेसिडेंट, लेकिन तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई ना कोई कानून बना लेता है. बट पार्लियामेंट ने अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया था. सो 2015 में एक पर्सन थे अनूप वर्णवाल जी, इन्होंने इसी बात पे एक PIL दाखिल कर दिया, और पूरी की पूरी जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट की प्रैक्टिस पे ये क्वेश्चन रेज किया इन्होंने. और ये PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, और उस 2018 में जब इस केस की सुनवाई का टाइम आया तो 2 जज बेंच बैठे, और 2 जज बेंच ने देखे कि एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो इसने मामला को रेफर कर दिया टू द लार्जर बेंच, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेज, सिंस इट वुड बी रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. उसके बाद 2023 में ये 5 जज बेंच बैठती है, और इस केस का नाम था अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और 5 जज बेंच ये यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से पांचों के पांचों जज ये एक जजमेंट देते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड AC शेल बी मेड बाय प्रेसिडेंट. अभी भी प्रेसिडेंट ही करेंगे बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग दी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशंस ऑफ लोकसभा, यदि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होंगे तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होंगे लोकसभा में वहाँ का एक पर्सन होगा, एंड थर्ड पर्सन इज CJI. और ये तीनों पर्सन मिल के पर्सन को रिकमेंड करेंगे और उस पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज अ CEC एंड EC. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते समय ये भी बोल दिया ये कमेटी तब तक ही है जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून इस पर नहीं बना देता है. सो रिक्वायरमेंट थी कानून की, इसलिए गवर्नमेंट जो है, ये जो आप करंट अफेयर्स की हेडिंग देख रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ बिल 2023 इन राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ है। सो ये क्रोनोलॉजी थी। अब बात करते हैं क्या इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस है। अब हम लोग मैगजीन के इस पार्ट में आ रहे हैं। आपको मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशंस मैगजीन की ही है, बट मैंने इसे थोड़ी सिंप्लीफाई किया है सो दैट आपको वो समझने में आसानी हो। और इससे आपको अभी एक चीज़ और समझ में आएगा कि यदि आपको मैगजीन की नोट्स बनानी है कम समय में रिवीजन के लिए, तो कुछ आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अभी मैंने देखो जितनी सारी ये छोटी छोटी पॉइंट में जो लिखा है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं की है, बट वो सिंपलेस्ट टर्म में है और बहुत शॉर्ट में है। तो समझते हैं एक एक करके जो प्रोविजंस। फर्स्ट प्रोविजन ये था, इसी पॉइंट को यहाँ समझते हैं। तो हमें क्या देखना है अभी कि सीईसी और ईसी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो क्या देखा हमने, अभी भी अपॉइंट करेंगे कौन, तो ये है अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यू बिल। ये जो बिल में प्रोविजंस है उसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो कमेटी के फैसला में था क्या, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई। बट ये अकॉर्डिंग टू न्यू बिल ऑफ 2023 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। बट प्रेसिडेंट के पास वो पर्सन की लिस्ट कहाँ से आएगी, तो ये शुरू होती है पूरी की पूरी कहानी सबसे पीछे से चलते हैं और यहाँ समझते हैं। तो यह बिल कहता है क्या, एक सर्च कमेटी होगी, जो सर्च कमेटी में कंसिस्ट कौन कौन पर्सन होंगे, एक पर्सन होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसकी रैंक जो है सेक्रेटरी से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्या होता है सेक्रेटरी, जब एक आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग स्टार्ट होती है तो वो आइदर एएसपी और एसडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में सर्विस को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे जब 4 साल की सर्विस कर लेते हैं उसके बाद उसकी जो है प्रमोशन होती है एज अ डिप्टी सेक्रेटरी, और लास्टली अपने सर्विस के लास्ट में वो बनते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और यही कैबिनेट सेक्रेटरी, तो ये जो सर्च कमेटी होगी उसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी होगा और 2 मेंबर जिसकी रैंक जो है सेक्रेटरी से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये 3 मेंबर मिलके टोटल 5 पर्सन को सर्च करेंगे, जो कि आइदर ईसी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एलिजिबल होंगे। इस 5 पर्सन का नाम जो है यह सर्च कमेटी भेजेगी किसके पास, सिलेक्शन कमेटी के पास। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लोकसभा, एंड 3rd मेंबर जो होगा यूनियन मिनिस्टर। आप देख सकते हैं ये 3rd मेंबर उसी का रिप्लेसमेंट है किसका, तो इससे पहले क्या बोले थे, चीफ जस्टिस इंडिया की, इसमें हम खुद रहेंगे, उसी के जगह पे 3rd रिप्लेसमेंट है यूनियन मिनिस्टर का। सो कंसर्न जब हम लोग इस बिल की पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट यही है कि इसमें जो है क्या, अभी भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट का बायसनेस हो जाएगा, जहाँ पे कि 2 मेंबर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इसमें अपोजिशन ओनली 1 मेंबर है, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर से ये तामझाम करने का। बात तो वही हो गया जो कि ओरिजिनल प्रोविजंस थी कि प्रेसिडेंट करते थे, तो प्रेसिडेंट कोई भी काम इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। मतलब क्या, जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे वही काम प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट फिर से वैसे ही अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कंसर्न यही आएगा कि इतना तामझाम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, जब हम लोग फिर से प्रोसेस फाइनली वही चीज़ आ रहा है हमारे पास। तो यूनियन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, और 3rd वन इज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये सिलेक्शन कमेटी इस 5 पर्सन में से कोई एक पर्सन को आगे भेजेगा। ट्विस्ट तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, जिससे कि और लगता है क्या इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी जब ऐसा ही करना था। तो मान लो ये सर्च कमेटी 5 पर्सन का लिस्ट भेजता है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी का मन होगा कि कोई 3rd पर्सन को हम बनाए, इसके बियॉन्ड इसकी जो रिकमेंडेशन थी, तो एनी अदर पर्सन भी हो सकता है इस सिलेक्शन कमेटी में, जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्यारा लगे जो इंसान, वेदर इट इज़ फ्रॉम गुजरात कैडर और एल्स, तो वो पर्सन को क्या किया जाएगा, यहाँ से आगे के लिए रिकमेंडेशन कर दिया जाएगा। और जिस पर्सन का नाम आया, मान लो एक्स नाम का पर्सन है, यहाँ से भेजा गया, इस पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देंगे आइदर सीईसी और ईसी के लिए। यही
प्रोविजंस हमारे बिल में है और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं मैगजीन वाले पार्ट से। पहला पॉइंट कहता है इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और इसके बाद कहते हैं क्या, इसमें जो है क्या सर्च कमेटी का क्या योगदान होगा? सर्च कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी। सेम पॉइंट है जो यहाँ लिखा है, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ये क्वालिफिकेशन करता है क्या, जो भी पर्सन को यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा सीईसी और ईसी के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम रैंक जो है ना सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। सो पर्सन होल्डिंग और हैव अ इक्विवेलेंट पोस्ट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। साथ ही साथ जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी के साथ अपने मैगजीन वाले पार्ट में हाईलाइट एंड उसको पढ़ते चले जाइए साथ में। थर्ड पॉइंट कहता है क्या, टर्म कितनी होगी इसकी? थर्ड पॉइंट इज टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म कहता है क्या, आइदर 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। मान लो वो पर्सन क्या होता है कि यदि एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो 59 ईयर्स ऑफ एज में ज्वाइन करता है, तो उसकी रिटायरमेंट होगी कब? 65 में, और तब तक में 6 साल भी पूरा हो जाएगा। तो एक साथ दोनों मान लो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। सपोज दैट किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट ही होती है 62 ईयर में, तो टेक्निकली आप कहेंगे क्या 6 साल यदि टर्म है इसकी तो होनी चाहिए 68 ईयर में रिटायर? नहीं, बट सेकेंड क्या कहता है 65 में एनी हाउ उसे रिटायर करना है। तो ये इसका मतलब हुआ। और रीअपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजंस नहीं है। लेकिन यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर है तो उसे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, लेकिन यहाँ पे भी 65 ईयर से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 65 मतलब 65 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सा इस लॉ में कहता है क्या कि सेम एज दी कैबिनेट सेक्रेटरी को जितना मिलता है उतना ही सैलरी होनी चाहिए, अलाउंस, बाकी जो भी चीज़ है कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है सेम इसे भी होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा। सेम एज अर्लियर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 सीईसी कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा। 1 मिनट के लिए यदि हम ये रिवीजन कर ले कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, सो आई विल शो यू, वेट अ सेकेंड। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा होता है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट ना ही अपने मन से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मन से। ये होता है जब पार्लियामेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। बट ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे पार्लियामेंट में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इन सभी को बताया गया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और इसमें ये मैंशनड है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ नोन एज इम्पीचमेंट। और ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, सपोज करो यदि वो लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले 100 मेंबर को एक मोशन लाना होगा। मोशन इज जस्ट लाइक अ परमिशन। एक पेज ऑफ पेपर में क्या करेंगे, 100 मेंबर का सिग्नेचर होगा, इसमें वो बोलेंगे क्या हम पार्टिकुलर इस जज को रिमूव करना चाहते हैं। सो ये प्रोसेस यदि राज्यसभा में स्टार्ट होगा तो सेम होगा 50% का सिग्नेचर के साथ, ये स्पीकर को दिया जाएगा। यदि लोकसभा में है तो स्पीकर को और राज्यसभा में है तो चेयरमैन को। यहाँ पे इसके बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है स्पीकर और चेयरमैन पे। वो चाहे तो इसी जगह पे क्या करे, उस मोशन को रिफ्यूज कर दे, बोले कि नहीं देखो आगे की कहानी नहीं जाएगी, हम उसको इम्पीच नहीं करने वाले। बट यदि स्पीकर और चेयरमैन क्या करते हैं, इस मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, 3 मेंबर कमेटी बनाया जाएगा। इस 3 मेंबर कमेटी में CJI होंगे और मे बी सुप्रीम कोर्ट जज, सेकेंड पर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड थर्ड पर्सन होंगे कोई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये कमेटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सपोज करो इसके इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंड होता है कि पार्टिकुलर जज जो है वो गिल्टी है, तो फिर क्या करेगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा और तब जाके जो है
हाउस में इस मोशन पे डिस्कशन होगा और वहाँ पे वोटिंग होगा। यहाँ पे जो वोटिंग होगा उस वोटिंग में एक स्पेशल मेजोरिटी यूज किया जाता है। ये मेजोरिटी होगा क्या, टोटल मेंबर का 50% होना चाहिए प्लस, मतलब क्या, जैसे मान लो 245 MP हैं लोकसभा में, तो इसका 50% मेंबर इसके सपोर्ट में होना चाहिए, प्लस 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 और क्या कि उस दिन मान लो जितने MP, सपोज करते हैं उस दिन 200 MP ही प्रेजेंट थे लोकसभा में, तो इसका 2/3 आदमी जो है क्या वोट करना चाहिए इसके पक्ष में कि हाँ हम पार्टिकुलर जज को रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद वो इस हाउस से पास हो जाएगा। उसके बाद अब इसे भेजा जाएगा सेकेंड हाउस में। यदि ये लोकसभा में पास हुआ तो अब इसे भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी इसे पास होना होगा स्पेशल मेजोरिटी से। देन आफ्टर प्रेसिडेंट पास करेंगे एक ऑर्डर जिसमें कि बोलेंगे यस पार्टिकुलर जज को रिमूव कर दीजिए। और बट टिल नाउ अभी तक कोई भी जज को इंडिया में रिमूव नहीं किया गया, दैट इज इम्पीचमेंट नहीं हुआ। सो सेम बेसिस पे इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना होगा तो हम लोग इसी प्रोसेस से उसे रिमूव करेंगे। सो यही प्रोविजंस था जो हमने देखा कि रिमूवल कैसे होगा। तो CEC कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और लेकिन यदि वो जो आपने देखा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर और भी हैं, यदि इसको रिमूव करना है तो इसके रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन होना चाहिए पहले किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। मतलब क्या, ये इन दोनों की रिमूवल की प्रोसेस इनके रिकमेंडेशन से होगा और इनका रिमूवल जो है इन द मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सैलरी हमने देख लिया, रिमूवल हो गया। कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी काम करना होगा तो पहली बात तो है इस तीनों मेंबर का जो है यूनानिमसली होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, तीनों मेंबर मान जाए। लेकिन हो सकता है ना कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में क्या होगा, तो मेजोरिटी से होगा। और 3 पर्सन है तो 2 पर्सन यदि बोलेगा कि हाँ ये काम होना चाहिए तो उस केस में मेजोरिटी के साथ वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा। सो हमने ये कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस किया। अभी तक हमने प्रोविजंस देखा है, ये प्रोविजंस हमारा डन हो गया। नाउ वी विल गो टू दी कंसर्न। क्या है कंसर्न की भी बातें हमने डिस्कस कर लिया। आप पहला पॉइंट तो ये है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये बताया कि उसमें CJI भी होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो कमेटी लाया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के CJI के जगह में यूनियन मिनिस्टर को कर दिया है। तो पहला कंसर्न तो ये है। सेकेंड कहता है क्या, न्यूट्रलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब फिर से डोमिनेंस रूलिंग पार्टी का ही हो गया कि 2 तो रूलिंग पार्टी का हो गया और 1 जो है अपोजिशन पार्टी है। तो थर्ड पॉइंट कहता है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कहता है क्या, बिल ऑथराइज द सिलेक्शन कमेटी गो बियॉन्ड सर्च कमिटीज रिकमेंडेशन। जो हमने वो थर्ड पॉइंट बात किया था, वो थर्ड पॉइंट ये था क्या कि हमने यहाँ पे भी बात किया ना कि वेट अ सेकेंड, कि यदि सर्च कमेटी ने रिकमेंड करके 5 पर्सन को भेजा है, मानते हैं चलो सर्च कमेटी में काफ़ी क्वालिफाइड पीपल है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और 2 मेंबर और भी हैं, इसने यदि 5 मेंबर को भेजा है, लेकिन मान लो प्राइम मिनिस्टर को कोई और अच्छा लगा इंसान तो डायरेक्टली अपने मन से भी कर लेगा। जब अपने मन से ही करना था तो फिर ये झंझट की क्या ज़रूरत थी दिखाने की। वही पॉइंट कराया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि गो बियॉन्ड दी सर्च कमेटी रिकमेंडेशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ CEC और EC ब्रिंगिंग द इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी बड़ी एक बॉडी है, मतलब पूरी की पूरी एक डेमोक्रेसी में, चूँकि वो हर कुछ मैनेज करता है और वही तय करेगा, मतलब तय उसके हाथों में ही है ना पूरी देश की जो है क्या इलेक्शन की प्रोसेस। और वो पर्सन किसके अंडर में काम करेगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में। तो फिर ना ही वहाँ पे न्यूट्रलिटी रहेगा। सो यही कंसर्न हो रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ CEC EC बिकॉज जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज रिप्रेजेंट टू द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कमिश्नर। नाउ वे अहेड क्या कहता है, वे फॉरवर्ड में क्या है कि रिमूवल ऑफ EC आर्टिकल 324(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड टू इक्वेट द रिमूवल प्रोसीजर। पहली बात तो कहता है क्या
जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर है एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपने क्या देखा, इसका रिमूवल होगा ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका रिमूवल होगा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिस। तो इससे नहीं लगता है कि आपको ये दोनों इन्फीरियर हो गया और ये सुपीरियर हो गया, तो कहता है इस तीनों की रिमूवल प्रोसेस सेम होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट ये है वे हेड में। सेकेंड कहता है क्या, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए। कहता है स्टेप शुड बी टेकन टू इंगेज प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए उसमें, CJI, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटी मेंबर एट्सेट्रा, टू वाइडन द कमिटीज स्कोप। जो कमेटी में आपने देखा कि ओनली 3 मेंबर है इस सर्च कमेटी में, बोला कि इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते थे हम लोग, एक्सपर्ट मेंबर्स को भी ले सकते थे जो कि रिकमेंड करता कि यस दैट पर्सन शुड बी द CEC और EC। उसके बाद कहता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है सीनियरिटी प्रिंसिपल, द एलिवेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी बेस्ड ऑन द सीनियरिटी अनलेस 3 मेंबर कमेटी। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस फालतू सी बात है। ये पॉइंट सही है कि मोर कम्प्रीहेंसिव कंसल्टेशन, कहता है बिफोर फाइनलाइजिंग द बिल गवर्नमेंट शुड कंडक्ट कम्प्रीहेंसिव कंसल्टेशन विद द अपोजिशन पार्टी, लीगल एक्सपर्ट एंड स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये बिल लाया है तो इसमें कह रहा है कि थोड़ा और इसको जो है सभी स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए था, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए था। So this is the way forward and we have completed this article. Now the next article is about aspect of election process and election reform. इसके साथ continue 3 articles है। One is common electoral roll, next one is false declarations during filing nominations for election, and lastly establishing parity between minimum age of voting and contesting elections. तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शन रिफॉर्म, इसकी बात हम करीब पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, बट अभी इसलिए ये न्यूज़ में फिर से है बिकॉज डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने रिपोर्ट पेश किया है ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। इसके बारे में रिपोर्ट आया है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। और क्या कहता है मोर अबाउट न्यूज़, यह रिपोर्ट इस बात पे एनालिसिस करता है कि क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्शन का इन इंडिया। हालांकि हर देश के लिए इलेक्शन की उतनी ही सिग्निफिकेंस है। एंड कहता है क्या, देयर इन्फ्लुएंस ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। दिस रिपोर्ट एक्सप्लोर्स different facets including how voter participation should be increased, comprehensive representation of voters through a single electoral roll, transparency and accountability of candidature and minimum age for contesting election। यहाँ पे ये तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वन इज अ सिंगल इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए, जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे इस आर्टिकल में। इसके बाद कहता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेचर, जो कि इसके बाद वाले सेकेंड आर्टिकल में इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। एंड थर्ड वन इज मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द थर्ड आर्टिकल। सो स्टार्ट करते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल। क्या होता है इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल को हिंदी में कहते हैं निर्वाचक नामावली, एंड इट इज़ द पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशंस अबाउट millions of eligible voters. So an electoral roll is a compilation that lists person who are entitled to vote for particular elections in a particular jurisdiction. तो एक्चुअली अभी प्रेजेंट में क्या है, हम लोग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉलो करते हैं। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जब हम कंसोलिडेट कर लेंगे अपने इलेक्टोरल रोल को इनटू सिंगल में, तो वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस। और गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है इससे कि दोनों एजेंसी, वन इज इलेक्शन कमीशन एंड अनदर वन इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों सेपरेटली एक ही काम को करता है, तो उससे जो है एफर्ट बचेगा। और उसके बाद एक इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए मिलियन टन पेपर की बर्बादी होती है। सो इससे क्या होगा कि हम लोग नेचर को भी प्रिजर्व कर पाएंगे। तो क्या कहता है कि प्रोविजंस क्या है, तो इंडिया हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल। वन इज नोन एज जनरल इलेक्टोरल रोल एंड अनदर वन इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरल रोल। जनरल इलेक्टोरल रोल बनाता है
election commission, and as per article 324, election commission is responsible for the election of president and vice president plus parliament and state assembly. तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए जो जनरल इलेक्टोरल रोल होता है उसे इलेक्शन कमीशन बनाती है, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है सेपरेट इलेक्टोरल रोल फॉर डिफरेंट स्टेट। जैसे मान लो यूपी है तो यूपी का अलग इलेक्टोरल रोल्स होगा, और ये इलेक्टोरल रोल्स किस लिए होगा, तो फॉर द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये प्रोविजंस हमने ऐड किया बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद कहता है क्या, सेम ये दोनों पॉइंट को हमने यहाँ से डिस्कस किया। कहता है लेकिन इससे इशू क्या है, सो व्हाट इज द इशूज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है अब्सेंस ऑफ परमानेंट इलेक्टोरल रोल विथ रिस्पेक्ट टू लोकल बॉडी इलेक्शन। तो अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन है, इसके पास तो परमानेंट इलेक्टोरल रोल है फॉर द असेंबली इलेक्शन, बट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके पास कोई भी परमानेंट इलेक्टोरल रोल नहीं है। तो बिफोर एवरी इलेक्शन क्या करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, प्रिपेयर करती है एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल, जिसकी वजह से दोनों के बीच में पैरिटी नहीं हो पाता है। सो अब्सेंस ऑफ परमानेंट इलेक्टोरल रोल देखने को मिलता है, और इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी होता है। सेम टाइप ऑफ वर्क जो है दोनों एजेंसी परफॉर्म करती है, और मिलियंस ऑफ टन पेपर बर्बाद होता है। सेकेंड पॉइंट इज डिलिमिटेशन फ्रीक्वेंटली। डिलिमिटेशन मीन्स होता है बाउंड्री ऑफ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो भी असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है इसके लिए जो बाउंड्री होती है वो 15-20 साल में एक बार होता है, चेंज होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है लाइक पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, उसकी डिलिमिटेशन फ्रीक्वेंटली होती है। आप खुद देखे होंगे कभी कभी आपका जो है मोहल्ला वो वार्ड नंबर कभी मान लीजिए 5 में है तो वो चेंज होके हो जाता है नेक्स्ट ईयर 15 में। तो इतना फ्रीक्वेंट चेंज होता है असेंबली इलेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पैरिटी नहीं बन पाती है। थर्ड प्रॉब्लम कहता है क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी होगा, बिकॉज एज पर आर्टिकल 325 ये कहता है क्या कि यूज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल रोल फॉर द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड फाइनली रिकमेंडेशंस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेवलप करना चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि कंसीडर करे ऑल द फैक्टर्स एंड कंसर्न्स जो हमने देखा। सेकेंड वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कंसीडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये कहता है क्या दोनों इलेक्शन के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स होनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़े तो उस बात को ध्यान में रखे। एंड नेक्स्ट कहता है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए स्टेट से, और स्टेट को इनकरेज करे कि टू यूटिलाइज दी इलेक्शन कमीशंस इलेक्टोरल रोल। आप अपना मत बनाइए, आप इसी को यूज़ कीजिए। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फाइलिंग द नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शन। मतलब क्या, नॉमिनेशन के समय कुछ कैंडिडेट अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी के बारे में ये रिपोर्ट है। उसमें कहता है क्या कि टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट इज़ क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू डेटर द फाइलिंग ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन और एफिडेविट। तो बिफोर एवरी इलेक्शन क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं उसे एक एफिडेविट सबमिट करना होता है बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस एफिडेविट में उसे डिस्क्लोज करना होता है कि आपकी एसेट्स कितनी हैं, आप पे कितनी लायबिलिटीज़ हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप पे कितना क्रिमिनल चार्जेज हैं, ये सभी बताना होता है, सो दैट जो भी वोटर्स हैं वो मिसलीड ना हो पाए उससे। बट रिसेंट प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि कैंडिडेट अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं। सो इसलिए ये कहता है कि इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो और प्रेजेंट में क्या है अभी प्रोविजंस, यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप पे ओनली 6 मंथ का जो है ना पनिशमेंट होता है, ओनली 6 मंथ।
सो कहता है क्या इस 6 मंथ को इंक्रीज करना चाहिए, ये रिसेंट प्रोविजंस में कहा जा रहा है। सो प्रोविजंस ये कहता है कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मस्ट सबमिट एन एफिडेविट एज पर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, जिसमें उसे डिस्क्लोज करना है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एजुकेशन। कहता है क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है इज अ लीगल वायलेशन एंड पनिशेबल है अंडर द सेक्शन 125 ऑफ RPA, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इशूज क्या है, कहता है कि वही फॉल्स एफिडेविट कैन बी डेट्रीमेंटल टू द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, यदि आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड इट कैन मिसलीड वोटर्स। रिकमेंडेशन ये है कि गवर्नमेंट को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस सेटअप करनी चाहिए जो कि इन सारी एफिडेविट को जांच करे और इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे यदि कोई एफिडेविट गलत हो तो। नेक्स्ट कहता है क्या RPA 1951 में जो है उसमें क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या चीज़ जो है फॉल्स डिक्लेरेशन होगी अकॉर्डिंग टू एफिडेविट। एंड नेक्स्ट वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि पनिशमेंट अंडर सेक्शन 125A ऑफ RPA 1951 शुड बी इंक्रीज। तो जो पनिशमेंट अभी 6 मंथ है इस पनिशमेंट को इंक्रीज करके 2 साल तक कर देना चाहिए, प्लस फाइन भी इम्पोज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन केसेस है उसकी डिस्पोजल को फास्ट करना चाहिए, एक्सपीडेट करना चाहिए। सो दिस कंप्लीट सेकेंड आर्टिकल ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्टेब्लिशिंग पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है इक्वलिटी बिटवीन द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सो इलेक्शन रिफॉर्म का वन ऑफ द एस्पेक्ट इज दैट देयर शुड बी इक्वलिटी इन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शन। राइट नाउ इंडिया में क्या प्रोविजंस है कि इफ़ यू हैव टू फाइट द इलेक्शन देन योर एज शुड बी आइदर 25 ईयर्स और 30 ईयर्स एंड इफ़ यू हैव टू कास्ट द वोट देन योर एज शुड बी 18 ईयर्स। सो इसमें कोई पैरिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। सो इलेक्शन रिफॉर्म ये कहता है कि इस दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी क्यों होनी चाहिए, तो इसके पीछे कुछ डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसमें कहता है क्या अभी राइट नाउ यदि आप देखेंगे कि जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं दैट इज़ MP और MLA की जो एज है, सो इस ग्रुप में 30 ईयर्स से कम एज के जो MP MLA की संख्या है उसकी नंबर ओनली 2.2% है। सो ये बहुत कम है यूथफुल MP का प्रेजेंटेशन। और इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो ये कहता है क्या यदि यूथफुल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी में, सो वो क्या करेंगे, तो कहता है क्या दे एडवोकेट फॉर पीयर्स एड्रेसिंग यूथ सेंट्रिक कंसर्न। क्या आपको नहीं लगता है क्या एक यूथ की प्रॉब्लम एक यूथ ही समझ सकता है? बिकॉज सफरिंग ऑफ ए स्टूडेंट, द इशूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ इशू इन द एज ऑफ 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स में जो स्टूडेंट फेस करते हैं, ये सभी आपको नहीं लगता है कि एक 70 साल का 60 साल का MP वो आपके लिए उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है कि जितना कि एक यदि कम एज का MP हो, चूँकि वो हमारी एज में है वो और वो इस सिचुएशंस को रिसेंटली सफ़र किया है, तो वो एक इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी लाएंगे, वो एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे। दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट यूथफुल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी इज क्रूशियल as they advocates for peer, address youth-centric concern, and transform political discourse, including both internal and external government decisions. उसके बाद प्रोविजंस की बात करें यदि तो एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, यदि आपको MP फॉर लोकसभा एंड MLA बनना है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो देयर शुड बी 25 ईयर्स मिनिमम एज एंड MP ऑफ राज्यसभा प्लस MLC इन सम स्टेट्स, तो इसके लिए आपको मिनिमम एज 30 ईयर्स की चाहिए। सो इसी की बात हम कर रहे हैं कि इस एज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। इशूज़ क्या है कि ओनली 2.2% ऑफ लोकसभा MP आर अंडर द एज ऑफ 30, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग जो कि 18 ईयर्स है और कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए मिनिमम 25 ईयर्स है। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट हैज़ लेड टू
लो पार्टिसिपेशन बाय इंडियाज यूथ पॉपुलेशन इन पॉलिटिकल एरिना। एक और इसमें एक्सपेक्ट ये है कि कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए 25 ईयर्स है और आइदर 30 ईयर्स है। सपोज करो फर्स्ट टाइम में यदि कोई इलेक्शन लूज करता है तो फिर अगला चांस उसके लिए क्या बनेगा, 30 ईयर्स। सो मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो कि अच्छे पीपल हैं, उसे लगता है कि चलो यदि चूँकि इतने टाइम के लंबे ड्यूरेशन का गैप हो जाता है इसमें, तो उसे लगता है कि यह एक कैरियर ऑप्शंस नहीं है। सो दे ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल एरिना। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि एक 18 साल का युवा इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं परफॉर्म कर सकता है। सो वो कह रहे हैं क्या, दे लेक द नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। रिकमेंडेशंस क्या है, कहता है क्या भले ना ही हम 18 ईयर्स कर दे फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, लेकिन हम कुछ एज को रिड्यूस कर सकते हैं फॉर द असेंबली इलेक्शन। देन आफ्टर प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम, हम उसकी जो है क्या नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसे सिविक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल एरिना, सो दैट इंगेजमेंट ऑफ यूथफुल पॉपुलेशन इन पॉलिटिक्स शुड बी इंक्रीज। देन आफ्टर गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ काम करना चाहिए टुवर्ड्स इनेबलिंग ग्रेटर यूथ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Now we will discuss the one of the most important article of this polity and governance section. Here you can take a 5-minute break and start with fresh mind, because this article is very long, and also this article needs some great conceptual clarity and patience. So let's start the article. And also this article is talking about the great tussle, rivalry, fight between central government and Delhi government, and Supreme Court also comes in the picture to solve the issue. तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे ये पावर स्ट्रगल की लड़ाई स्टार्ट हुई। गाय घुस जाती थी खेत में एक किसान के, खेत में एक किसान के, और खा जाती थी जो भी मिलता माल बाप का मान के, माल बाप का मान के। एक दिन किसान ने धर लिया उसको मन में कुछ बढ़िया ठान के, दूर उजाड़ में ले गया उसको और बांध दिया तान के। फिर वापस आके खुश हुआ जो, मैं सदके जाऊं उस मुस्कान के, जाऊं उस मुस्कान के। वो भूखी प्यासी सोचे कोई खोलेगा उसे आन के, खोलेगा उसे आन के। वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई, वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई, उसकी काली पड़ गई खाल, पर किसने किसका हक मारा। राहगीर यही जंजाल, 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 राहगीर यही